कांग्रेस की एक ऐसी सांसद जो अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी होने के नाते से वो चर्चा में नहीं है, बल्कि वो अपने भाषण और अपने तेवर की वजह से चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे की। हाल ही में जब संसद का विशेष सत्र चल रहा था, तो उस वक्त जब प्रणीति शिंदे शपथ लेने जा रही थी, तो उन्होंने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया था, जिसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और अब प्रणीति ने जब सदन में भाषण दिया तो हर किसी की नजर उन्हीं पर टिक गई थी। उन्होंने बजट के साथ साथ भाजपा पर जमकर हमला बोला था और बातों बातों में कंगना रनौत पर भी तंज कसा था। आइए हम जानते हैं आखिर प्रणीति शिंदे कहां से आती हैं और उन्होंने अब तक क्या क्या हासिल किया है। मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री रहे कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे की उत्तराधिकारी प्रणीति शिंदे के लिए सोलापुर से पिता की विरासत को वापस हासिल करना बड़ी चुनौती थी और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। ग्लैमर और आक्रामक राजनीति के सहारे प्रणीति संसद का सपना साकार करना चाहती थी और उन्होंने ये कर दिखाया। प्रणीति उच्च शिक्षित युवा विधायक भी रह चुकी हैं और अब वो एक सांसद हैं। अपने पिता की तरह अच्छे जनसंपर्क, मिलनसार लेकिन कभी कभी साहसी व आक्रामक स्वभाव और प्रभावी व्यवहार से बहुत कम समय में खुद को साबित किया है। 2009 से 14 तक सुशील कुमार शिंदे सोलापुर से सांसद थे। 2014 की मोदी लहर में वो अपनी परंपरागत सीट हार गए थे। हार का सिलसिला 2019 में भी कायम रहा। इस बार कांग्रेस ने सोलापुर से उनकी बेटी प्रणीति को प्रत्याशी बनाकर चुनावी समर में उतारा था। शिंदे ने पिछले साल दशहरे पर ही प्रणीति को अपना उत्तराधिकारी बताते हुए सोलापुर से लोकसभा के लिए उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया था। प्रणीति राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में नौसिखिया नहीं है। मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीति में डिग्री हासिल करने के बाद कानून की भी पढ़ाई की। 2009 में पहली बार सोलापुर शहर से शुरू हुआ प्रणीति की जीत का सफर थमा नहीं और 3 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। वह 2021 से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष भी रही हैं। प्रणीति शिंदे यूं तो मिलनसार नेता हैं, लेकिन कांग्रेस विचारधारा और गांधी परिवार के प्रति वफादारी में कई बार बेबाक बयान देने से नहीं चूकती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, NCP के रोहित पवार की आलोचना भी कर चुकी हैं और मौके बेमौके राजनीतिक बयान भी दिए हैं। कोरोना काल में लोगों की मौत पर उन्होंने कहा था कि झांझ बजाने की वजह से देश का पतन हुआ है। कोरोना से हुई मौतों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं और मीडिया के सामने आने से भी डरते हैं। 2021 में पीएम मोदी पर तंज भी कसा था कि वह सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता के सामने आते हैं। यही नहीं, 2018 में तत्कालीन भाजपा सांसद शरद बनसोडे को मूर्ख कहा था। 42 साल की प्रणीति सबसे कम उम्र में विधायक बनने वाली नेताओं में शामिल है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य भी बनाया था। वह सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अपने NGO जय जुई के जरिए जन कल्याण में जुटी रहती हैं। उनकी संस्था में कुशल कवर, जूट उत्पाद, हस्तशिल्प, रेशम के हैंडबैग, बैग, कोस्टर मैट, कपड़े के फाइल, फोल्डर, पेन स्टैंड, मोमबत्तियां बनते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नया बंगला अलॉट किया गया है। 5 सुनहरी बाग मार्ग पर राहुल का अब नया ठिकाना होगा। इसके साथ ही प्रणीति शिंदे को भी सांसद होने के नाते दिल्ली में आवास दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रणीति शिंदे की शादी के बारे में, तो सोशल मीडिया के मुताबिक अभी उनकी शादी नहीं हुई। कुछ सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल तो इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम भारत के लोग, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इन 4 शब्दों में भारत की ताकत और महानता छुपी है। न कोई जात, न धर्म, न भाषा, न पहराव, सिर्फ हम भारत के लोग। इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में हमारी गरिमा बसी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को, इसी ताकत को धर्म की राजनीति से कमज़ोर बनाया गया है। आज 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय GDP और इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी, पर भारत इकोनॉमिकली और कल्चरली विश्व की एक महाशक्ति थी। और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी। बावजूद इसके मुट्ठी भर हमलावरों ने हमें कई बार लूटा और न सिर्फ लूटा, हमें सैकड़ों साल गुलाम बनाए रखा। ऐसे क्यों हुआ? पहले मुगल, फिर अंग्रेज ने भारत पर राज किया। ये वो कर पाए क्योंकि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी और वो थी सामाजिक एकता की।
धन, दौलत, ताकत कुछ मुट्ठी भर राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी। 90% समाज प्रताड़ित था और मैं ये कहूँगी कि जानबूझकर इन्हीं समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि इसके प्रगति की मजबूत नींव स्वतंत्रता के बाद के सरकार ने रखी थी। पर इसी के साथ आज हम सामाजिक तौर पर जात, पात, धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है, पैसा और सत्ता कुछ चंद ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है, या मैं ये कहूँगी कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूझ के जा रहा है। मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, समाज की एकता में है और हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। बीजेपी पिछले 1 दशक से सत्ता में है, पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है, रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियां की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है। सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है, ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला, पर आज वह आरक्षण भी इनके नजरों में खटक रहा है। इसीलिए सभी सरकारी और निम्न सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 2,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे उनको जीएसटी के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1 लाख के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपये देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का। 6,000 रुपये देते, 18,000 रुपये जीएसटी के माध्यम से लेते हो। जब यूपीए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और औजारों पे से जीएसटी एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है
कि 2,000 रुपए का जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान योजना, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। जब वो मंत्रालय में जाते हैं और पूछते हैं हमारी योजना को अप्रूवल को क्या हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो, हमें नहीं पता है। तो किसान योजना, किसान सम्मान योजना का इंटेंशन क्या है? या तो किसानों को फंसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम में से। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना, महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में शोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर में उड़द दाल और अरहर की दाल यहाँ पे उगाई जाती है, लेकिन फसल बीमा योजना मिलती है सिर्फ बाजरा, मक्का और सोयाबीन के लिए। आपके माध्यम में से मैं फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करती हूँ कि अरहर और उड़द के लिए भी फसल बीमा योजना के फॉर्म एक्सेप्ट किए चुके हैं, भर दिए हैं, लेकिन फसल बीमा योजना मिल नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान आवास योजना, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि एडिशनल 3 करोड़ हाउसेज, घर यहाँ पे इंक्रीज करके इस बजट में दे रहे हैं, लेकिन पंतप्रधान आवास योजना का टारगेट अभी तक महाराष्ट्र को नहीं मिला है क्योंकि ये योजना जो है गांवठान जमीन पे घर बांधे जाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि गांव में गांवठान जमीन है ही नहीं। जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि गांवठान जमीन नहीं है, गायरान जमीन ढूंढ के लाओ, हम आपको पीएम आवास योजना देंगे। अभी गांवठान जमीन लाएंगे कहाँ से? तो आपके माध्यम में से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेश दे कि जितनी भी गावरान जमीनें हैं गाँव में, उनको गांवठान करके पंतप्रधान आवास योजना लोगों को लागू की जाए और सारे जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाए। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 1,40,000 रुपए इस योजना के लिए मिलते हैं, ये बहुत टुटपुंजी है, इसके लिए 2,50,000 दिए जाए पंतप्रधान आवास योजना के लिए। अध्यक्ष महोदय, मुद्रा लोन 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एम्बिशियसली मुद्रा लोन की घोषणा की थी। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जो राशि है 10 लाख से लेके 20 लाख की, लेकिन मुद्रा लोन उस पीरियड में उन्हीं लोगों को मिले जिनकी सिफारिशें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी, जबकि सामान्य आदमी जो है, आम आदमी जो है, उसको ये लोन नहीं मिला था। सिर्फ कुछ चंद लोगों को ये लोन दिया गया था। मेरी ये मांग है कि कोरोना के टाइम पे जो लाभार्थी मुद्रा लोन का कर्ज फेड नहीं पाए, उनके लिए जैसे अपने अदानी अंबानी के लिए कर्जा माफ किया है, वैसे इन लाभार्थियों के लिए भी कर्जा माफ किया जाए, तुरंत माफ किया जाए मुद्रा लोन का जो परत फेड करने का कर्जा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड्स जो दिए जाते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, बीड़ी कामगारों को, पावर लूम वर्कर्स को दिए जाते हैं, हमारी काफ़ी सारी महिलाओं को दिए जाते हैं, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड्स पे के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है, इसीलिए ये बेहिसाब इंटरेस्ट इन लोगों से, गरीब लोगों से लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कल के बजट के स्पीच में हमारी अन्न धान्य सुरक्षा योजना जो है, अन्न सुरक्षा योजना जो यूपीए सरकार ने लाई थी, उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई जिक्र नहीं किया। पिछले 10 साल से हमारे देश का जो गरीब है उसको, एपीएल कार्ड धारक को अन्न धान्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 10 साल से करोड़ों लोग इस योजना से वंचित रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और जैसे शैलजा जी ने कहा था, कुपोषण का प्रमाण जो है हमारी देश में बढ़ रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।